अब फिर हैं आपकी हैबिट्स जो कि मैलक्लूजन कॉज कर सकती हैं। तो उनमें सबसे पहले ये ऑब्वियसली ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में होती हैं। जब आपकी डेंटिशन डेवलप कर रही होती है तो कोई ऐसी हैबिट जो उसको नॉर्मली डेवलप ना होने दे वो आपकी मैलक्लूजन करवाएगी। तो उसमें आपकी जो सबसे कॉमन है वो थंब सकिंग हैबिट है। तो बच्चों को चूसने का या वैसे अंगूठा चूसने का होता है शौक़। तो अगर वो अंगूठा चूसते हैं ज़्यादा देर तक दिन में, जिस तरह रात को वो मुंह में अंगूठा लेके सो जाएं जिस तरह, तो वही जो थंब ने फोर्स लगानी है वो अगर लॉन्गर ड्यूरेशन पे स्प्रेड हो जाएगी, यानी 4-6 घंटे तक वो रहेगा अंदर जैसे वो सो रहा है, तो उससे ऑब्वियसली आपके जो ओवरऑल दांतों पे इफ़ेक्ट आएगा वो मैलक्लूजन की तरफ ले जाएगा उनको। अदरवाइज़ अगर वो थोड़ी देर के लिए करता तो उससे ऑब्वियसली इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब जो थंब सकिंग की हैबिट है उससे आपके क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो सिंपल अगर आप देख लें कि जिस तरह वो मुंह में रखेगा उसको, यानी अपर दांतों के पैलेटली आएगी आपका थंब आएगा और लोअर दांतों के लेबियली आएगा, और फ़र्ज़ कर लेंगे यहीं पे थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं आप, तो जो अपर टीथ हैं वो बकली पुश हो रहे हैं, यानी जो मैक्सिलरी टीथ हैं वो फ्लेयर्ड हो जाएंगे, और जो लोअर टीथ हैं उन पर लिंगुअल फोर्स लग रही है तो वो पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली आपका ओवरजेट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये उसका फर्स्ट इफ़ेक्ट है। अब सेकेंडली ये होगा कि जब आपने फोर्स लगाई या फॉर एग्जांपल थंब अंदर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप साथ जो टंग है उसको पैलेट पे नहीं लगा सकते। अब टंग पैलेट पे नहीं रहेगी तो थोड़ी सी नीचे डिप्रेस्ड फ्लोर ऑफ द माउथ में रेस्ट करेगी। अब उससे ये होगा कि जो नॉर्मली आपकी मैक्सिलरी टीथ के ऊपर फोर्सेस लगती हैं वो बाहर से बकली आपकी चीक्स फोर्स लगा रही होती हैं, और पैलेटल साइड से आपकी टंग फोर्स लगाती है जो इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो। अब अगर टंग जो है वो डिप्रेस्ड रहेगी तो वो नॉर्मली आउटवर्ड फोर्स नहीं लगा रही है आपके पैलेट के ऊपर, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव फोर्स होगी फोर्सेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो बकल चीक की फोर्सेस हैं वो इस तरह फोर्स लगाएंगे कि आपका जो मैक्सिला है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। फिर ये इफ़ेक्ट आएगा कि अब आपने थंब रखा हुआ है और ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका एंटीरियर मुंह बंद तो नहीं होगा ना, तो मैंडिबल जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड हो आपको खोल के रखना पड़ेगा। अब उसकी वजह से ये होगा कि पोस्टीरियर जो टीथ हैं वो डिसक्लूड हो जाएंगे, और एंटीरियर टीथ ऑब्वियसली उन पर फोर्स पड़ रही है, ऊपर वाले पे ऊपर पड़ रही है, नीचे वाले पे नीचे, तो एक तो उनकी इरप्शन रुक जाएगी, और दूसरा पोस्टीरियर जो टीथ डिसक्लूड हो जाएंगे वो सुप्रा इरप्ट करेंगे क्लूजल कॉन्टैक्ट में आने के लिए, और उससे ये होगा कि हर 1 मिलीमीटर एलिवेशन पे एंटीरियरली 2 मिलीमीटर बाइट ओपन होती जाएगी। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ये आएगा कि एंटीरियर ओपन बाइट डेवलप हो जाएगी। और फिर ये होता है कि लॉन्ग टर्म अगर आपका जब मतलब बच्चा है अगर वो लॉन्ग टर्म थंब सकिंग करता है तो उसकी वजह से उसमें टंग थ्रस्टिंग की भी जो हैबिट है वो आ जाती है, जो बेसिकली आपकी एंटीरियर ओपन बाइट की वजह से होती है। वो जब टंग थ्रस्ट पड़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन होता ये है कि एंटीरियर ओपन बाइट में पेशेंट स्वैलो करते हुए या कुछ खाते हुए एंटीरियर सील बनाने के लिए फोर्सफुली लिप्स को मिलाता है, और फिर जो सेंटर में एरिया दांतों के दरमियान का रह जाता है उसमें टंग को ले जाता है कि एंटीरियर सील बन जाए वहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म थंब सकिंग की वजह से आपके एंटीरियर ओपन बाइट बनेगी, और एंटीरियर ओपन बाइट की वजह से उसमें टंग थ्रस्ट की हैबिट आ जाएगी। तो ये सारे उसके क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं कि इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। तो थंब सकिंग की मैनेजमेंट किसी भी हैबिट की वजह से जो मैलक्लूजन हो गई जो उसकी ट्रीटमेंट करने लगे हैं, तो सबसे पहले पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने हैबिट ख़त्म करवानी है। जब हैबिट ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो उसकी मैलक्लूजन्स बन गई हुई हैं उसको बाद में ट्रीट करेंगे, क्योंकि उनको ट्रीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है अगर उसने हैबिट जो है वो कंटिन्यू करनी है। तो हैबिट को डिसकंटिन्यू करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहला आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच है। पेशेंट को आपने कॉन्शियस करवाना है कि ये हैबिट है उसकी, क्योंकि वो हैबिट का मतलब है कि वो अनकॉन्शियसली वो करता है काम, उसको पता नहीं होता वो कर रहा होता है। तो आपने उसको कॉन्शियस करवाना है कि वो ये काम करता है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसके लिए एक मेथड ये है कि उसको शीशे के सामने बिठा दें और दिखाएं उसको कॉन्शियसली कि वो ये कर रहा है। तो उसके बाद उसको बताएं कि ये नहीं करना, तो कॉन्शियसली वो उसको छोड़ेगा। फिर साथ मैकेनिकल एड्स आ जाती हैं जिसमें जो अप्लायंसेस हैं
वो रिमूवेबल भी हो सकती हैं और फिक्स्ड भी हो सकती हैं। उसमें ये होता है कि इंटीरियरली पैलेट की साइड पे आपका एक क्रिब लगा होता है, तो जब वो थंब डालेगा वहाँ पे तो वो उसको चुभेगा और वो निकाल लेगा, यानी वो उसको प्रोलॉन्ग्ड थंब को वहाँ रखने नहीं देगा। और थर्ड उसमें केमिकल अप्रोच है, यानी आप उसके थंब के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिसका जायका अच्छा ना हो या जिसकी स्मेल अच्छी ना हो, तो जब वो उसको मुंह में डालेगा तो वो उसको जल्दी से बाहर निकाल लेगा, प्रोलॉन्ग मुंह में नहीं रखेगा उसको। तो ये सारा आपका टंग सॉरी जो थंब सकिंग है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका है फिर टंग थ्रस्ट हैबिट। तो जो टंग थ्रस्टिंग है उसका बेसिकली मतलब है कि जो पेशेंट है या बच्चा है वो स्वॉलो करते हुए जो टंग है वो इंटीरियर टीथ को टच करके उसको फिर स्वैलो कंप्लीट करेगा अपना। नॉर्मली अगर आप अभी स्वैलो करके देखें तो आपकी जो टंग है वो हार्ड पैलेट को टच कर रही होती है, रुगा एरिया को, जब आप स्वैलो कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी जो टंग है वो स्वैलो करते हुए आपके इंटीरियर इंसाइजर्स को टच हो रही है, इंटीरियर टीथ को टच हो रही है, तो उसको आप कहेंगे कि ये टंग थ्रस्टिंग की हैबिट है, जो कि बेसिकली एक मिसनोमर है, जिसका मतलब बनता है कि बड़ी ज़ोर से फोर्स लगा रहे हैं आप दांतों पे, लेकिन वो कहता है कि ऐसा होता नहीं है। तो टंग थ्रस्टिंग से बेसिकली वो ये समझाता है कि एक आपका मैच्योर स्वैलो होता है और एक जब आप बचपन में सीख रहे होते हैं कि स्वैलोइंग कैसे करनी होती है। तो सेंटर में एक ट्रांजिशनल फेज़ आता है जिसमें हर बंदा यही करता है, यानी वो सीखते सीखते जब बच्चा सीख रहा होता है कि मैच्योर स्वैलोइंग कैसे होती है, तो बीच में एक फेज़ आता है कि वो टंग को इंटीरियर टीथ के साथ लगा के ही स्वैलो करता है। लेकिन इवेंचुअली वो सीख जाता है, तो वो शॉर्ट पीरियड होता है बीच में, तो उससे कोई मैल ओक्लूजन डेवलप नहीं होती। लेकिन अगर वो उसको कंटिन्यू करेगा तो ऑब्वियसली आगे जाके उसके लिए जाके सारी जो मैल ओक्लूजन है वो डेवलप होंगी। अब उससे होता क्या है, एक तो उसमें बाइमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन होगी, जो आपकी फोर्स है वो सारी पीछे से टंग लगा रही है और दोनों अपर और लोअर दांतों पे फोर्स लगेगी। तो इन कंट्रास्ट टू दी थंब सकिंग हैबिट, जिसमें अपर प्रोक्लाइन हो रहे थे, लोअर रेट्रोक्लाइन हो रहे थे, इस वाले में बाइमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन होगी, यानी अपर और लोअर दोनों दांत प्रोक्लाइन हो जाएंगे। वो दोनों दांत प्रोक्लाइन हो रहे हैं तो टेंडेंसी हो जाएगी इंटीरियर ओपन बाइट की तरफ जाने की। और इंटीरियर ओपन बाइट यूजुअली, जैसे हमने पहले भी देखा, इंटीरियर ओपन बाइट हो तो ज़्यादा कॉमन है कि टंग थ्रस्टिंग की हैबिट होगी, लेकिन टंग थ्रस्टिंग की हैबिट से भी इंटीरियर ओपन बाइट हो सकती है। फिर है कि अगर आपका जो पेशेंट है वो अगर उसकी टंग थ्रस्टिंग की हैबिट इंटीरियरली भी हो सकती है ऑब्वियसली, और लैटरली भी हो सकती है, यानी पोस्टीरियरली भी हो सकती है। तो अगर वो पोस्टीरियर लैटरल टंग थ्रस्ट करता है तो उससे उसकी पोस्टीरियर ओपन बाइट होने के चांस होते हैं, यानी पोस्टीरियरली टीथ जो है वो स्वैलो करते हुए डिसक्लूड होंगे, जिसकी वजह से उन पर बकली फोर्स लगेगी और वो ओपन बाइट की तरफ चले जाएंगे। तो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स से। और इसकी मैनेजमेंट सिंपल वही है कि सबसे पहले आपने हैबिट ठीक करनी है, उसके लिए वही सारे तरीके हैं। आप उसमें साइकोलॉजिकली उसको कहें, और अगर कोई अप्लायंस देनी है तो अप्लायंस दे दें। और फाइनली फिर उसमें यही है कि जो उसमें मैल ओक्लूजन बन गई होगी, फॉर एग्जांपल बाइमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन हो गई है, तो आप उसको ठीक करेंगे जब हैबिट ब्रेक हो जाएगी तो। और फिर थर्ड आपकी है माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग की डिफरेंट कॉजेज़ हैं। पहली आपकी फिजियोलॉजिक कॉज होती है माउथ ब्रीदिंग की, आप साइकोलॉजिकल फिज़िकल स्ट्रेस में है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप माउथ ब्रीदिंग करते हैं। दूसरा उसका कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव है कि अगर आपका नेज़ल जो नॉर्मल नेज़ल एरिया है, जिससे आप नेज़ल पाथ है जिससे आप ब्रीथ करते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, या जिस तरह नज़ला ज़ुकाम में हो जाता है कि एक साइड बंद हो जाती है जिस तरह नाक की, तो उसमें उस केस में आप ऑब्स्ट्रक्टिव केस के अंदर आप उसमें करते हैं, माउथ ब्रीदिंग करते हैं। या फिर एनाटॉमिक कॉजेज़ हो सकती हैं। एनाटॉमिक कॉजेज़ में ये है कि आपकी अपर लिप या लोअर लिप या दोनों लिप्स शॉर्ट हैं, तो वो नॉर्मली मीट ही नहीं करती। जब आप एट रेस्ट मुँह बंद करते हैं तो मुंह बेसिकली खुला रह जाता है, तो आपको हैबिट पड़ जाती है कि आप माउथ ब्रीदिंग करने लगते हैं, नेज़ल ब्रीदिंग छोड़ दें। अब उससे होता ही है कि उसमें पूरे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चलता है। ऑब्वियसली अगर आप माउथ से ब्रीदिंग कर रहे हैं तो मैंडिबल थोड़ा सा खुला रहेगा, मुंह खुला रहेगा। जो टंग है उसको आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड करके रखेंगे ताकि हवा गुजर सके, और थोड़ा सा हेड आप पीछे टिप करके रखते हैं
सारा जो है वो आपकी माउथ ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करने के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स जो आएंगे उसमें बेसिकली पेशेंट की जो टिपिकल फेस अपीयरेंस बनती है उसको एडिनॉइड फेस कहते हैं। तो उसमें जो फीचर्स हैं वो आपके लॉन्ग और नैरो फेस हो जाता है। उसके साथ आपका जो नेज़ल पैसेज होता है, जो नेज़ल एरिया वो नैरो हो जाता है। फिर अपर लिप जो शॉर्ट हो जाती है। फिर वही है कि अगर आपकी टंग डिप्रेस्ड रहेगी तो वो मैक्सिलरी टीथ को इक्विलिब्रियम वाली फोर्सेस नहीं मिलेंगी, तो वो सारी जो चीक से फोर्सेस आ रही हैं वो मैक्सिला को कंस्ट्रिक्ट करवा देंगी, तो अपर आर्च कंस्ट्रिक्टेड होगी। और जो आपका है माउथ ब्रीदिंग, उसकी वजह से आपके एंटीरियरली जिंजिवाइटिस स्टार्ट हो जाता है और ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका केरीज हो सकती है। तो अब इसकी मैनेजमेंट जब आपने करनी है तो आपने ऑब्वियसली इसकी कॉज फाइंड करनी है। ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसको ठीक करना है, एनाटॉमिक है तो उसको ठीक करना है, और मतलब उसके बाद आपने देख लेना कि पैलेट अगर नैरो हो गया हुआ है तो उसकी एक्सपेंशन करवा लेनी है एट्सेट्रा। यानी इसमें आपने कॉज फाइंड करनी है कि माउथ ब्रीदिंग की क्या है। अगर कोई कॉज नहीं है, सिर्फ हैबिट है उसकी, तो उसको ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली आपने कॉन्शियस करवाना है कि माउथ से ब्रीदिंग नहीं करनी, नाक से करनी, तो वो उससे ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दूसरी हैबिट्स हैं, जिस तरह लिप बाइटिंग आ जाती है। तो लिप बाइटिंग भी ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोअर लिप को बाइट कर रहे हैं तो उसकी सेम वही पोजीशन बनती है जो आपकी थंब सकिंग की बनती है। तो अगर आपकी ये प्रोलॉन्ग्ड हैबिट है तो उसमें वो सारे फीचर्स आ जाएंगे जो थंब सकिंग के अंदर होते हैं। सारे तो नहीं, खैर मतलब उस जैसी अपीयरेंस हो जाएगी। यानी अपर टीथ आपके प्रोक्लाइन हो जाएंगे, लोअर टीथ आपके रेट्रोक्लाइन हो जाएंगे, और लिप्स की क्रैकिंग हो जाएगी, यानी और फिर हाइपरट्रॉफिक आपकी लोअर लिप होगी, ऑब्वियसली कंटिन्यूड बाइटिंग की वजह से। तो ये सारे आपके उसके अंदर लिप बाइटिंग की वजह से फीचर्स आ जाएंगे। फिर आपकी नेल बाइटिंग है। नेल बाइटिंग की वजह से कोई मेजर मैलक्लूजन तो नहीं होती, लेकिन एक तो आपका इंसाइजल जो एज है वो चिप ऑफ हो सकती है, और दूसरी माइनर रोटेशन जिसकी वजह से हो सकती हैं। तो ये सिर्फ इसमें ये सिग्निफिकेंस है नेल बाइटिंग के अंदर।